स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज हम एक ऐसे टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको अपनी टाइगर कंजर्वेशन के लिए 2 बार अवार्ड मिल चुका है, पीच टाइगर रिजर्व। दरअसल द हिंदू के अंदर एक न्यूज आई है जिसमें ये बताया गया है कि पीच टाइगर रिजर्व के द्वारा एक डेयरी प्रोजेक्ट अपने बफर जोन में स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ ही ये जो बफर जोन का कॉन्सेप्ट है इसको समझना भी जरूरी है। तो पहले ये समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल जहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन सेटलमेंट आसपास रहते हैं, मेनली 2 प्रॉब्लम्स रेज होती है। पहला है क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज को गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेट कर दिया जाता है, तो लोगों के लाइवलीहुड को लेकर एक चैलेंज जो है वहां पर फेस करने को मिलता है। दूसरा है कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, एंड इन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाए जाते हैं। ये जो डेयरी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, दरअसल इसके भी ड्यूल ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है उसकी लाइवलीहुड को सपोर्ट करना, और दूसरा है जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके प्रोटेक्शन को और ज़्यादा प्रमोट करना। तो इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? दरअसल पहले तो जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा करीब 40 मिल्च जो कैटल्स हैं उनको जो है यहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, राइट है। तो जिसकी वजह से गांव के लोगों के पास मिल्क की प्रोडक्शन का एक जरिया हो गया है। इसके बाद क्योंकि इस मिल्क को सेल आउट करना है, तो एक मिल्क कलेक्शन सेंटर भी यहाँ पर जो है स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसकी वजह से जो पहला ऑब्जेक्टिव है यानी कि लोगों की लाइवलीहुड को प्रमोट करना, ये अचीव होगा। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव की भी बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि गांव के लोगों के द्वारा जो अपने जानवर होते हैं वो जंगलों में खुले छोड़ दिए जाते हैं, बेसिकली चराई करने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, राइट है। जिसकी वजह से वो वाइल्ड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स को इससे हार्म होता है। इसकी वजह से ना सिर्फ लोगों को फाइनेंशियली एक सेटबैक फेस करना पड़ता है, बल्कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेकर अपना सपोर्ट भी नहीं दिखा पाती। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन निकाला है इस डेयरी प्रोजेक्ट की तरह यहाँ के ऑफिशियल्स ने। यहाँ के ऑफिशियल्स का कहना है कि आप स्टॉल फीडिंग जो है उसको प्रमोट कीजिए, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। ये स्टॉल फीडिंग क्या होती है? देखिए, जो आपके मिल्क कैटल्स होते हैं वो आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको खुले में चरने के लिए ना छोड़कर बल्कि एक ही जगह पर कंप्लीट फूड अवेलेबल कराना जो है स्टॉल फीडिंग कहलाता है। तो अगर आप इस तरह की फीडिंग को प्रमोट करोगे तो जो वाइल्ड एनिमल का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दरअसल आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जब इससे जो लोकल पॉपुलेशन है उसका नुकसान भी कम होगा, तो कल को आप जो वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन है उसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी जो है बढ़ावा दे पाएंगे, राइट। दिस इज क्लियर। तो इतना ही नहीं कि सिर्फ जो है एनिमल्स को जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ऑफिशियल्स का कहना ये है कि हम मोर नंबर ऑफ पीपल को इस प्रोजेक्ट के तहत जो है सपोर्ट करना चाहते हैं, और कंडीशन सिर्फ 2 ही हैं। पहली बात तो जो फोडर है एनिमल्स के लिए उसको आप जो है कल्टीवेट करेंगे, और दूसरा हम आपको जब एनिमल देंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक जो बेसिकली फोडर है उसका स्टोरेज होना चाहिए, ताकि सेम समस्या सामने ना आए कि आपके जानवर जो है जंगल में खुले में जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि इस प्रोजेक्ट को जो फंडिंग मिली है वो दरअसल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मिली है। 2 वर्ड मैंने मेनली बोले हैं, दोनों को समझते हैं। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र दरअसल ये कंपनी है जो कम्प्लीटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। जो टीक या फिर जो टिम्बर होता है, राइट है, उसकी मार्केटिंग में ये बेसिकली काम करते हैं, राइट है। इनकी जो है तरफ से 25 लाख रुपए जो है इस प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, और ये जो पैसे दिए गए हैं CSR यानी कि जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके तहत दिए गए हैं। अब CSR क्या होता है? देखिए,
कंपनी जब बिजनेस करती है तो बहुत सारे कम्युनिटी के रिसोर्सेज का, बहुत सारे इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज का यूज करती है। तो एक कॉन्सेप्ट है वो ये कहती है कि इन कंपनीज को अपने प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा कम्युनिटी के लिए भी जो है खर्च करना चाहिए। तो यही जो है सरकार ने एक एक्ट बनाकर मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा जो है उन एक्टिविटीज पर, उन प्रोजेक्ट पर खर्च करेगी जो कम्युनिटी के लिए इन लार्ज जो है बेनिफिशियल होंगे, राइट है। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो लोकल विलेजर्स हैं उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी फॉर्म किया है। नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? देखिए, जब कुछ लोग जो कि वल्नरेबल सेक्शन के हैं वो एक सेम गोल को अचीव करने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो एक सोसाइटी बना लेते हैं और इसको एक लीगल स्टेटस भी मिल सकता है। सरकार के पास ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, राइट है। तो यहाँ पर बेसिकली इस सोसाइटी के अंदर आपका कोई एक कॉमन गोल रहता है और जो मेंबर लोग होते हैं वो अपने आप ही जो है फंडिंग देकर किसी भी काम को शुरू करते हैं। इसके अंदर जो फंडिंग है वो मेंबर्स अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है और बैंक से भी लोन जो है लिया जा सकता है, राइट है। तो इन्होंने सोसाइटी का नाम रखा है शिव स्वराज्य सहकारी संस्थान और साथ ही इन्होंने बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन किया है एक नागपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका नाम है नूतन पात सनातन संस्थान, राइट है। तो बेसिकली जो भी मिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको एक कलेक्शन सेंटर में कलेक्ट किया जाएगा एंड देन उसको सेल आउट किया जाएगा और दैट्स वाई ये जो बेसिकली यहाँ पे एग्रीमेंट है इन्होंने साइन किया है। क्योंकि यहाँ पर एक फूड प्रोडक्ट की बात हो रही है तो इस सोसाइटी को रजिस्टर किया गया है FSSAI के द्वारा, यानी कि जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके साथ जो है इस सोसाइटी को रजिस्टर किया गया है, राइट है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे इस डेयरी प्रोजेक्ट की मदद से न सिर्फ लोगों की इनकम को सपोर्ट किया जा सकेगा बल्कि जो आपके डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल का एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था या फिर जो बेसिकली एक गुस्सा स्थानीय नागरिकों के बीच में रहता था वाइल्ड एनिमल्स को लेकर वो खत्म हो जाएगा और कल को प्रोटेक्शन को लेकर, कंजर्वेशन को लेकर जो भी प्रोग्राम लोकल गवर्नमेंट चलाएगी तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा जो है हम पीच टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो पीच टाइगर रिजर्व है ना ये 2 राज्यों में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में सिवनी और जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर और महाराष्ट्र के अंदर जो बेसिकली आपकी नागपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसको जो नाम मिला है वो बेसिकली यहाँ की एक नदी है पीच रिवर, उसके ऊपर ये नाम मिला है। ये रिवर नॉर्थ टू साउथ इसको लगभग 2 बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर देती है। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि कैसे जो पीच रिवर है ये इसको एग्जैक्ट हाफ में जो है बेसिकली डिवाइड करती है। अब क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि ये जो बेसिकली आपका टाइगर रिजर्व है ये 2 स्टेट के अंदर है तो दोनों के मैप को थोड़ा सा समझना क्या है इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, ये महाराष्ट्र है, इसको जूम आउट कर लेते हैं और बेसिकली ये जो आप एरिया देख पा रहे हो यही आपका जो है पीच टाइगर रिजर्व है। ऊपर वाला जो हिस्सा है ये पीच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये महाराष्ट्र है। तो यानी कि महाराष्ट्र में जो आपका ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर PTR है। वही मध्य प्रदेश की अगर बात करें, दिस इज MP, इसको जूम आउट करते हैं। ये आपको छिंदवाड़ा सिवनी डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं, इनको जूम आउट करते हैं तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, ये आपका पीच टाइगर रिजर्व है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग जो ये वाला हिस्सा है, राइट है, जो आपका ये वाला हिस्सा है, जस्ट गिव मी सेकेंड, राइट, ये जो है आपका PTR पड़ता है, राइट है। दिस इज क्लियर। चलिए, अगर हम यहाँ के बेसिकली एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन की बात करें तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने के लिए मिल जाएंगे। जैसे 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 1975 में ये जो एरिया था इसको पीच नेशनल पार्क के रूप में जो है नोटिफाई कर दिया गया था, राइट। तो इट्स अ नेशनल पार्क, राइट। इसके अलावा 1999 में जो पीच टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको नोटिफाई किया गया और ये भारत का 25वां टाइगर रिजर्व जो है बन गया था। इसके बाद 2010 की बात करें तो 44 विलेजेस को मिलाकर टोटल 483 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है एक बफर एरिया के रूप में यहाँ पे नोटिफाई किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं,
इसके बाद 2017 में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और जो इको सेंसिटिव जोन होते हैं वो भी नोटिफाई किए गए। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे हम ये जो बफर जोन है और ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 2021 और 2022 में जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि इसको 2 अवार्ड मिले थे, तो वो मिले थे। जैसे 2021 में इसको CATS यानी कि कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का अवार्ड जो है मिला था ग्लोबल टाइगर फोरम की तरफ से। 2022 में इसको TX2 अवार्ड मिला था ग्लोबल टाइगर फोरम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN की तरफ से, राइट है। तो दिस इज तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो आपको थोड़ा सा जो है पता होनी चाहिए, ताकि अगर प्रीलिम्स में कोई फैक्ट आता है आपको पता चल जाए। दिस इज क्लियर। अब देखो, जब भी कोई टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं तो वहाँ का रिवर, फ्लोरा, फ्योना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर हमने जान लिया। फ्लोरा की बात करें तो प्राइमरली यहाँ पे जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें टीक, साल, महुआ, तेंदू, जामुन के पेड़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम फ्योना की बात करते हैं, राइट है, तो बेसिकली टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, इंडियन गोर, वाइल्ड डॉग, राइट है, वोल्फ, इस तरह के जानवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज कोर एरिया और व्हाट इज द बफर एरिया, और द मोर टेक्निकली राइट टर्म इज व्हाट इज द कोर जोन एंड द बफर जोन। तो देखिए, किसी भी टाइगर रिजर्व को गवर्नमेंट की तरफ से 2 जोन में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कोर एरिया और द कोर जोन। ये जो एरिया होता है ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है, और साथ ही यहाँ पे जो बेसिकली आपका एक्सेस होता है उसको भी काफ़ी बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो एरिया है इसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई किया जाता है, और साथ में कमिटी की हेल्प भी जो है गवर्नमेंट यहाँ पर लेती है। देखिए, किसी भी अगर नेशनल पार्क को एक टाइगर रिजर्व के रूप में या किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को एक टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करना है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। बट अब हम टाइगर रिजर्व के अंदर कोर एरिया और बफर एरिया की बात कर रहे हैं। तो कोर एरिया में बेसिकली जो हमारा अप्रोच रहता है कंजर्वेशन का, वो टाइगर को लेकर जो है एक एक्सक्लूसिव रहता है, राइट है। और कोशिश ये की जाती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब है और जो अदर फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं उनके साथ को एग्जिस्टेंस में जो है बेसिकली यहाँ पर हमारा एक अप्रोच रहता है कंजर्वेशन का। लेकिन कई बार रीलोकेशन भी करना पड़ जाता है, तब गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर जो है मुआवजा देकर ट्राइब्स को जो है यहाँ से रिलोकेट कराया जाता है और उनको कहीं और पे जो है बेसिकली वो रिहेबिलिटेट करवाते हैं। ठीक है, अगर हम इस एरिया की बात करें या फिर हम ये कहें कि इन दोनों एरिया का जो बेसिकली डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट में हमें देखने को मिलता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें जो है इसका डेफिनेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बफर जोन की। बफर जोन बेसिकली क्या होता है, टूरिस्ट के लिए ओपन होता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो कोर एरिया है जिसको बेसिकली क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी बोलते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो बाहर ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उन दोनों के बीच में एक बफर की तरह ये काम करता है। इस पिक्चर से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तड़ोबा जो है नेशनल पार्क है, डार्क ग्रीन जो है वो कोर एरिया है, और जो बेसिकली आपका लाइट ग्रीन है ये आपका बफर एरिया है, राइट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है सरकार की तरफ से रहती हैं। ये जो बफर एरिया है यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की परमिशन आपको रहती है, और बेसिकली इस वाले एरिया में जो अप्रोच रहती है, राइट है, वो जो लोकल पॉपुलेशन है उसको लेकर एक इंक्लूसिव अप्रोच होती है, जबकि कोर में जो अप्रोच है वो एक्सक्लूसिव होती है, राइट है। यानी कि टाइगर्स को लेकर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। अब ये 14 फरवरी 2011 का एक प्रेस रिलीज है जिसमें ये बताया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन नंबर 38 फिफ्थ है, इसमें एक्सप्लेन किया गया है कोर यानी कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को, राइट है, साथ में बफर एज अ पेरिफेरल एरिया। ठीक है, यानी कि दोनों होते हैं। इसमें एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका एक दूसरा एक्ट है, यानी कि यहाँ पर देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसमें इसको डिफाइन नहीं किया गया है।
राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जनरली कोशिश ये की जाती है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, राइट है, उनके साथ एक को एग्जिस्टेंस वाली अप्रोच लेकर जो है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन पर काम यहाँ पर किया जाए, राइट है। अब ये देखो, ये जो बफर जोन होते हैं ये की है वाइल्ड लाइफ के नंबर्स को मेंटेन करने के लिए। ऐसी एक रिपोर्ट पहले भी आई थी, क्योंकि आप देखोगे इसकी वजह से क्या होता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है और जो वाइल्ड लाइफ है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाती। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपको कम देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज क्लियर। अब आपका जो कोर जोन और बफर जोन है, इसके अलावा एक तीसरा टर्म भी न्यूज में कई बार रहता है, दैट इज कॉरिडोर्स। ये क्या होता है, देखिए दिस इज द कोर एरिया, ये चारों तरफ बफर एरिया है। कई बार आपके बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो आसपास के जो दो प्रोटेक्टेड एरिया हैं उनके बीच में मूवमेंट करते हैं। अब इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए मूवमेंट कॉरिडोर जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक हो, कोई रोड हो, या फिर जो है एग्रीकल्चर फील्ड हो सकते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, राइट है। इसीलिए यहाँ पे एक मूवमेंट कॉरिडोर जो है फैसिलिटेट करना जरूरी है। दिस इज क्लियर। तो अब आपको ये पता चल गया कि किस एक्ट के तहत क्या डेफिनेशन दी गई है, और पीच टाइगर रिजर्व के रूप में भी एक जो बेसिक डेफिनेशन या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। तो देखिए यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पूछा गया था 4 टाइगर रिजर्व आपको दिखने को मिल रहे हैं, इसमें से किसका जो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि बेसिकली लार्जेस्ट कोर एरिया जो है पूछा गया था। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, राइट है। जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं आंसर देने के लिए, वो एक तरीके से अपनी जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वाली, तो इसमें जो है पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए। चलिए प्रीलिम्स का तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन ऐसा आता है। नाउ बात करते हैं मीन्स की। तो देखिए अगर मीन्स में आपको कोई केस स्टडी लिखनी हो या फिर कोई एग्जाम्पल लिखना हो, जैसे अगर आपसे ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है इसके सॉल्यूशंस को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स की हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे जो वाइल्ड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाएंगे। आप यूज कर सकते हो अपनी मेंस आंसर राइटिंग में और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड इसी तरीके से आप जो है अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इनकलकेट कर सकते हैं, राइट है। चलिए दिस इज तो ऑल अबाउट वीडियो। नाउ ऑन अ टोटली रिलेटेबल नोट, एक्चुअली हमारा जो P2I बैच है ये आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, और 9 जून को इसका जो इवनिंग बैच है शाम को 6 बजे से वो स्टार्ट होने वाला है। सीट्स लिमिटेड है, तो बेसिकली आपको जो है इसे ज्वाइन कर लेना है जल्दी। 6 बजे से बैच स्टार्ट होगा, बाइलिंगुअल रहेगा। आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन आपकी फाउंडेशन पढ़ाई के साथ साथ जो 1-to-1 मेंटरशिप होती है वो हर बच्चे को दी जाती है, और इसकी यूएसपी है हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, राइट है। अगर फी की बात करें तो ये पूरा एक फाउंडेशन कोर्स है, तो 70,000 इसकी फीस है। बट अगर आप फैकल्टी कोड यूज करते हैं दैट इज PRACHILIVE, तो आपको जो फीस पड़ेगी वो केवल 29,999 रहेगी। एंड दिस इज अ लिमिटेड टाइम का ऑफर, तो इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी फैकल्टीज के द्वारा जो है इस बैच में ली जाती है। तो अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या फिर आप जो इसकी पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी करंट अफेयर प्राची, या फिर ये जो QR कोड है इसके थ्रू भी आप जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।